सभी मित्रों को नमस्कार। मैं अशोक मिश्रा, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में सभी का स्वागत है। आज इतिहास के सेशन में हम आपको जो तुर्कों का दूसरा आक्रमण अर्थात मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ था उसी पर हम डिस्कशन आपसे करेंगे, जैसा कि थंबनेल में भी लिखा है। तो उसी पे बड़ा रोचक टॉपिक है, उसी पर हम आप डिस्कशन करेंगे। किस पर? मोहम्मद गौरी पर, कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण जो हुआ किस प्रकार का हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, उसके उत्तराधिकारी कौन थे, इन सब पर सारे विषयों पर हमारा डिस्कशन होगा। और जो विभिन्न जो परीक्षाएं हैं, जो विभिन्न कोर्सेस हमारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। जीएस के तौर पे भी और सब्जेक्ट के तौर पर भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमारा किस टॉपिक पर? मोहम्मद गौरी पर, मोहम्मद गौरी पर हमारा डिस्कशन होगा। इसी टॉपिक पर हमारा आपका डिस्कशन होगा। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चलें कि जो गौर राज्य था पहले गजनी के अधीन था, और जैसे जैसे गजनी राज्य का पतन हुआ गौर राज्य का विस्तार हुआ। और एक समय ऐसा आया कि जब गौर राज्य का अधिकार गजनी पर हो गया, और गौर अर्थात पूरी गौर राज्य था वो गजनी को ही केंद्र बनाकर, राजनीति को केंद्र बनाकर शासन करना शुरू किया। अभी तक जो गजनी शासक थे भारत में, मोहम्मद जो गजनवी आया था, वह आया केवल लूटपाट करके यहां से चला गया। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विस्तार करना नहीं था, बल्कि धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो मुख्य उद्देश्य था उसका साम्राज्य विस्तार की नीति था। और इसी साम्राज्य विस्तार की नीति को ध्यान में रखते हुए उसने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर उसका जो पहला आक्रमण हुआ वो कब हुआ? वह हुआ 1175 ईस्वी में। कहां हुआ? मुल्तान में। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। ये जो दिखाई दे रहा है आपके सामने पाकिस्तान, और इसी पाकिस्तान का मुल्तान क्षेत्र था, जो कोई इस समय भारत का ही क्षेत्र था। अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय, जिस समय मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया था, उस समय जो पाकिस्तान वो भारतीय क्षेत्र में था। और इसी समय जो मोहम्मद गौरी था, इसने कब? 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। और उस समय यहां का जो क्षेत्र था उसका नाम था मुल्तान। मुल्तान अर्थात भारत का जो क्षेत्र जो मुल्तान था, उसी पर मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण किया। आपको बताते चले कि जो भारत पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था वो गोमल दर्रे से आक्रमण किया था। आपसे कभी कभी पूछा जाता है, गोमल दर्रे से आक्रमण किया था। गोमल दर्रे से आक्रमण करते हुए मुल्तान पर आक्रमण किया था, और मुल्तान को जीतने में भी पूरी तरह सफल रहा। इस समय मुल्तान में करमाथियों का शासन था। ये मुस्लिम जो थे, करमाथी जाति थे ना, तो करमाथियों का शासन था। यहां जो मुल्तान में किसका शासन था? तो करमाथियों का शासन था। यहां किसका शासन था? करमाथियों का। करमाथी जाति के मुस्लिमों का शासन था। मुस्लिमों का शासन था। कहां? मुल्तान में।
इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने कि गोमल दर्रे से आक्रमण किया और मुल्तान को जीता, अर्थात करमाथियों को पराजित किया। इस प्रकार इसकी पहली जो मुल्तान विजय थी वो पूरी तरह से सफल हुई। इसी के क्रम में इसने दूसरा जो आक्रमण किया, वो दूसरा आक्रमण जो किया वह गुजरात पर किया। गुजरात आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा जो आक्रमण किया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा वो 1178 ईस्वी में कहा किया गया, गुजरात में। गुजरात आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात दूसरा आक्रमण जो हुआ गुजरात में हुआ। पहला जो आक्रमण हुआ था करमाथियों के विरुद्ध हुआ था, दूसरा जो आक्रमण हुआ वो गुजरात में हुआ। इस समय चालुक्य शासक जिसका नाम है मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय, जिसे भीम द्वितीय भी कहा जाता है, भीम द्वितीय शासन कर रहा था। ये जो कैसा था भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, ये चालुक्य वंशी शासक था। भीम द्वितीय ने क्या किया, इसकी माता का एक नाम था जिसका नाम मिलता है क्या, नायिका देवी। नायिका देवी के सहयोग से जो मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय था, इसने मोहम्मद गौरी पर री अटैक किया, अर्थात प्रत्युत्तर में युद्ध छेड़ दिया। और मोहम्मद गौरी को राजस्थान का एक स्थान है जिसका नाम है माउंट आबू, राजस्थान में। राजस्थान ये क्षेत्र है, अर्थात राजस्थान का ये माउंट आबू है, माउंट आबू, माउंट आबू। माउंट आबू में क्या किया कि मोहम्मद गौरी को पराजित किया, किसने, मूलराज द्वितीय ने। तो मूलराज द्वितीय ने यहां से अर्थात पीछा करते हुए माउंट आबू में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। किसकी सहायता से, अपनी मां के नेतृत्व में। इसकी विधवा मां थी जिसका नाम था, मूलराज द्वितीय की माता का नाम नायिका देवी था। इसी के नेतृत्व में इसने क्या किया था, मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू में पराजित किया। माउंट आबू कहां है, राजस्थान में है। माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है, तो माउंट आबू जो था वहां एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है जिसे कहा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यहां क्या है माउंट आबू में, यहां एक मंदिर है जिसे कहा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या कहा जाता है, यहां एक मंदिर है जिसे कहा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसलिए प्रसिद्ध है जैन मंदिर। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू है। माउंट आबू कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में है। ये दो आक्रमण हुए। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहां मिलता है कि मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार कब पराजित हुआ, प्रथम बार कब पराजित हुआ, तो वो कब पराजित हुआ था, 1178 ईस्वी में वह पहली बार भारत में पराजित हुआ। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने जो पश्चिम से आक्रमण करता था वो पश्चिम के आक्रमण का विचार त्यागा और इसने 1179 ईस्वी में कहां आक्रमण किया, अर्थात जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में आक्रमण किया। यहां ये क्षेत्र है, ये जम्मू एवं कश्मीर, जिसे कहीं कहीं मिलता है पेशावर पर, पेशावर कहीं कहीं मिलता है पेशावर पर आक्रमण किया। कब, 1179 ईस्वी में। 1179 ईस्वी में क्या किया कि जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों को जीता, सिंध और जम्मू कश्मीर, जिसे मिला जुला के क्या कहा जाता है, पेशावर का क्षेत्र कहा जाता है। तो पेशावर में क्या किया, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और इसे जीत लिया। इसी के क्रम में ये तो तीन है, अर्थात पहला जो
मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ 1175 में हुआ। दूसरा जो आक्रमण हुआ 1178 में हुआ। तीसरा जो आक्रमण हुआ 1179 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर अर्थात हम जिसे कहेंगे पेशावर, इसे भी जीत लिया, अर्थात जम्मू कश्मीर सिंध के क्षेत्र अर्थात पेशावर के क्षेत्रों को जीत लिया। इसी समय जब यह अपनी विस्तार की नींद कर रहा था तो इस समय दिल्ली, अजमेर ना, अजमेर, दिल्ली, अजमेर और सांभर एक स्थान है, सांभर। इन क्षेत्रों में, इन तीनों क्षेत्रों में पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। इस वाले क्षेत्र में किसका शासन चल रहा था? पृथ्वीराज चौहान का। ये किसका था? पृथ्वीराज चौहान। तृतीय भी कहा जाता है, तृतीय। इसका एक नाम राय पिथौरा भी मिलता है, राय पिथौरा इसका नाम मिलता है। यह शासन कर रहा था। किसको राजधानी बनाकर शासन कर रहा था पृथ्वीराज चौहान? अजमेर को राजधानी बनाकर शासन कर रहा था। इन तीनों क्षेत्रों पर था, दिल्ली, अजमेर और सांभर में पृथ्वीराज चौहान जो कैसा था? चालुक्य शासक ये भी था, यहां शासन कर रहा था। इसका एक नाम मिलता है राय पिथौरा। यह शासन कर रहा था। आगे चलकर क्या हुआ आपको बताते चले कि इसी समय ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनका एक कवि था, मित्र भी था और कवि था, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। क्या था? चंद्रबरदाई ना। चंद्रबरदाई का एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनके ग्रंथ का नाम है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। और जानकारी अर्थात पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबरदाई की विजयों का सर्वाधिक उल्लेख भी किया है। और इसी के क्रम में मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वीराज रासो था वो किस पर लिखा गया था। तो मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस पर लिखा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया था। आगे चलकर मोहम्मद गौरी ने दो और विजय की। कौन कौन सी विजय की? यहां मैं लिख देता हूं। दो और अन्य विजय जो है, एक 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीत लिया, सियालकोट को जीत लिया। और दूसरा जो 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले को जीत लिया, किले को जीत लिया। अर्थात दो विजय और की। किसने? मोहम्मद गौरी ने 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा के किलों को जीत लिया। भटिंडा पर पृथ्वीराज चौहान अपना अधिकार समझता था। भटिंडा कहां है? पंजाब क्षेत्र में है। अपना अधिकार समझता था और मोहम्मद गौरी ने इसे जीत लिया। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच इसी भटिंडा को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ, जिसका दुष्परिणाम किसके रूप में उभर कर सामने आया? वह था कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। ये जो आपके सामने दिया गया है चित्र, ये तराइन के प्रथम युद्ध का दिया गया है। इसी भटिंडा के किले के लेकर, अर्थात जब दोनों का स्वाभिमान टकराया तो दोनों में युद्ध की जो परिणति सामने आई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, वह तराइन के युद्ध के रूप में सामने आई, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध कहा जाता है।
यह युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अर्थात यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और ये भाई साहब मोहम्मद गौरी हैं, इन्हीं दोनों के बीच यह युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का पहला युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? विजयी हुआ। अर्थात किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? विजय हुई। तो विजय किसकी हुई? इन भाई साहब का विजय हुआ। और मोहम्मद गौरी जो था वो पराजित हुआ। यह मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय थी। किसकी? इन भाई साहब की दूसरी पराजय थी। पराजय यह भी आपको याद रहेगा। तो इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। यह इसकी दूसरी पराजय थी। पहली पराजय जो थी मैंने आपको बताया कि गुजरात के जो शासक थे, चालुक्य शासक, जिनका नाम था मूलराज द्वितीय, जिसे भूमिम द्वितीय कहा जाता है, उन्होंने पराजित किया था माउंट आबू में। तो पहला जो तराइन का युद्ध हुआ उसका परिणाम यह निकला कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और मोहम्मद गौरी पराजय हुई। मोहम्मद गौरी की यह दूसरी पराजय थी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का क्या हुआ? मोहम्मद गौरी पुनः वापस लौट गया और मोहम्मद गौरी जब वापस लौटा, इधर पृथ्वीराज चौहान जो थे 1 साल तक आराम किया और मोहम्मद गौरी ने अर्थात पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध तैयारी शुरू की। और इस बीच पृथ्वीराज चौहान जो थे वो संयोगिता के साथ प्रेम कर बैठे। संयोगिता कौन थी इसके बारे में जानकारी? उस समय उत्तर प्रदेश का कन्नौज था। कन्नौज आज भी है कन्नौज। कन्नौज में एक शासक था गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का शासन था। गढ़वाल वंश का शासन था। और गढ़वाल जो शासक था उसका नाम था जयचंद। जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था। इसी की जो बेटी थी, बेटी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता जिसका चित्र आपके सामने दिया गया है। और इसी संयोगिता से कौन विवाह करता था? ये जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं ये पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान है जो दिखाई दे रहे हैं आपके। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में प्रेम प्रसंग था। जब मोहम्मद गौरी जिस समय अपनी तैयारी कर रहा था, इस समय अपनी तैयारी कर रहे थे, अर्थात प्रेम की तैयारी कर रहे थे। अर्थात जो और यह जो जयचंद था इसको यह पसंद नहीं था। इसीलिए संयोगिता के लिए उन्होंने कन्नौज में एक स्वयंवर का आयोजन किया था। और स्वयंवर का आयोजन किया तो पृथ्वीराज चौहान को वहां आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि संयोगिता को भगा ले गया। आप देख रहे हैं घोड़े पे, इस संयोगिता की फरारी का है चित्र। अब आपको मालूम होगा कि संयोगिता को भगा ले गया। आगे क्या हुआ? इससे जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। आपको यही मालूम होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह भी कर लिया था। अगला जो दुष्परिणाम निकला दूसरा, मोहम्मद गौरी जो था वो अपनी तैयारी करके पुनः 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में पुनः तैयारी करके पृथ्वीराज चौहान के सामने उपस्थित हुआ, जो किस युद्ध के रूप में सामने आया? तराइन के द्वितीय युद्ध के रूप में सामने आया। द्वितीय युद्ध के रूप में सामने आया। अर्थात यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? पराजय हुई। इनकी क्या हुई? पराजय। इनकी पराजय हुई, पराजय। और मोहम्मद गौरी जो था वो विजयी हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कराया और गिरफ्तार करा के पृथ्वीराज चौहान को की हत्या करा दी इसी समय। लेकिन कुछ इतिहासकार ये नहीं मानते। कुछ इतिहासकारों में जैसे एक प्रमुख रूप से जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और कवि थे, चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो में यह बताया गया है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और इन्हें अंधा करवा दिया। और गजनी वापस जाते समय पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को कहां ले गया? गजनी। और जब गजनी ले गया और वहां उसे बंदी के रूप में रखा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अब अंधा हो चुका था। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। उसमें यह बताया गया कि एक दिन जो है मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया। जो पृथ्वीराज चौहान था वह शब्द भेदी बाण जानता था। शब्द भेदी बाण होता है किसी की आवाज सुनकर वार किया जाए और वार उसी पे लगता था, अर्थात केवल आवाज से ही जो है लक्ष्य प्राप्ति होती थी, उसी को कहा जाता है शब्द भेदी। और इसमें जो चंद्रबरदाई हैं वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान माहिर था। जब गजनी में प्रतियोगिता हुई तो चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि जो पृथ्वीराज चौहान है ये शब्द भेदी बाण में माहिर है। और इसी को लेकर चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने मोहम्मद गौरी से कहकर पृथ्वीराज चौहान के बंधन को छुड़वाया। जो पृथ्वीराज चौहान था उसको लक्ष्य दिया गया कि अगर आवाज आते ही बाण चलाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसी समय जो चंद्रबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान से मैंने कहा इस श्लोक के माध्यम से कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यही चीज किया और पृथ्वीराज चौहान ने अपने बाण चलाए और यह किसको लगा? मोहम्मद गौरी को लगा और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। ये जो कहानी है ये केवल चंद्रबरदाई की कहानी है, यह केवल काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन कहता है? केवल और केवल चंद्रबरदाई कहते हैं और कोई नहीं कहता। अर्थात पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी, यह कौन कहता है? चंद्रबरदाई। ये एक कल्पना है बस, वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और आगे चलकर 1193 ईस्वी में उन्होंने किसने? मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। भारत की जो राजधानी बनाई किसे बनाई? दिल्ली को। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। ये आपकी मोहम्मद गौरी की राजधानी कहाँ की है? दिल्ली की। 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। आपको ये बताते चले कि जयचंद के बारे में, तो 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, सभी स्थानीय शासकों ने पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी, लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी, बल्कि मोहम्मद गौरी की मदद करने का वचन दिया था, लेकिन मदद नहीं किया। इसी से क्रुद्ध होकर, क्योंकि मोहम्मद गौरी की नीति थी विस्तार की नीति, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने क्या किया
कि मुहम्मद अब जयचंद को भी नहीं छोड़ा। और इसका परिणाम किसके रूप में आया, अर्थात चंदावर के युद्ध के रूप में आया। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, यह हुआ था कब, यह हुआ था 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। ये भाई साहब आपके सामने जो है ये जयचंद है, जयचंद के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और मार डाला गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही सहयोग से इस चंदावर के युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकी। इसके बाद मोहम्मद गौरी इस युद्ध की विजय के पश्चात भारत की जो सत्ता थी वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर पुनः गजनी लौट गया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को राज सत्ता मिली, अर्थात यहाँ की अस्थायी रूप से, किसके, मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो निर्माण कार्य कराए। एक ये जो आपके सामने है ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का चित्र है। किसका है, ये जो चित्र है कुब्बत, ये किसका चित्र है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का चित्र है। किसका है, कुब्बत उल इस्लाम। एक सेकंड, हाँ, ये जो आपके सामने है यह है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का चित्र। ये किसका है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये कब निर्माण कराया, 1194 ईस्वी में किसने निर्मित कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। इसी के क्रम में 1194 में इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। ये क्या है, मस्जिद है का निर्माण कराया। तो 1194 में जब अस्थायी रूप से मोहम्मद अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता प्राप्त हुई थी 1194, उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाया। इसी समय क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। यह जो था वो विग्रहराज चतुर भीसल देव के द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय को तुड़वा कर बनाया गया था, जबकि यह जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद था वो हिंदू और जैन मंदिर को तुड़वा कर बनाया गया था। तो दो निर्माण कार्य कराए। इसी के क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, अर्थात निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, कार्य प्रारंभ कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन सा, चलिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 1198 ईस्वी में
1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या कराया, कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, निर्माण कार्य प्रारंभ किया, लेकिन इसे पूर्ण न करा सका। इसको पूर्ण कराने वाले कौन है, तो 1229 ईस्वी में इसी का एक गुलाम था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया, इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया। तो इसका प्रारंभ करने वाला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन पूर्ण कराने वाला कौन था, तो इल्तुतमिश था। कब पूर्ण कराया, 1229 ईस्वी में। निर्माण कार्य कब प्रारंभ हो गया था, तो 1198 ईस्वी में। इसी के साथ ही मोहम्मद गौरी का जो भारत पर अंतिम आक्रमण हुआ वो कब हुआ, 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध हुआ, खोखरों के विरुद्ध हुआ, विरुद्ध। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी खोखरों पर विजय प्राप्त करके जा रहा था गजनी, तो सिंध में, सिंध नदी के किनारे खोखरों ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। इस प्रकार मोहम्मद गौरी को ले जाकर कहां दफनाया गया, गजनी में दफनाया गया। और 1206 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी का विश्वास पात्र गुलाम था, जिसे कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे भारत की सत्ता प्राप्त हुई। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने भारत में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो गुलाम वंश या मामलुक वंश के बारे में होगा। इस प्रकार मोहम्मद गौरी का भारत पर एक विस्तारवादी नीति के तहत आक्रमण हुआ। आइए 2 मिनट में मौका मिलेगा, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आइए देखते हैं। मैंने आज आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। मैंने इसी के क्रम में बताया कि पहले जो गौर वंश था वो गजनी के अधीन था, लेकिन गौर शासकों का धीरे धीरे पतन होना और गजनी शासकों का धीरे धीरे पतन होना और गौर शासकों का प्रभाव, एक दिन ऐसा आया कि गजनी पर गौर शासकों का प्रभाव स्थापित हो गया। जो मोहम्मद गौरी था, इसकी नीति विस्तारवादी नीति थी। इसी विस्तारवादी नीति के तहत मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। इसका जो पहला आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में हुआ, गोमल दर्रे से पार करते हुए इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान में करमाथी जात के मुस्लिमों का शासन था। इसने करमाथियों को पराजित किया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण हुआ 1178 ईस्वी में हुआ, वह किसके विरुद्ध हुआ, जो चौहान वंशी शासक थे मूलराज द्वितीय, जिसे कहा जाता है भीम द्वितीय, के विरुद्ध हुआ। मूलराज द्वितीय जो भीम द्वितीय था, इसकी माता का नाम मैंने आपको बताया कि इसकी माता का नाम जो मिलता है, इसकी माता का नाम वह नायिका देवी मिलता है। नायिका देवी के नेतृत्व में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी का पीछा किया और माउंट आबू जो राजस्थान में है, माउंट आबू में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है, वहां माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसलिए माउंट आबू का नाम आता है। और माउंट आबू में ही मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। इसी के क्रम में मोहम्मद गौरी ने जो तीसरा आक्रमण किया 1179 ईस्वी में किया, यह
कहाँ किया? सिंध और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। और सिंध और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को जिसे कहा जाता है पेशावर का क्षेत्र, पेशावर को जीत लिया। अगला जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ वह हुआ कब? 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीता। इसी के क्रम में 1189 ईस्वी में इसने पंजाब के भटिंडा के किले को जीता। जिस समय 1179 ईस्वी में यह पेशावर में शासन कर रहा था, इस समय जो दिल्ली था, अजमेर था और सांभर था, इन तीनों क्षेत्रों में चौहान वंशी जो शासक थे, जिसे हम कहते हैं चालुक्य वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा, इसका एक नाम मिलता है, इसका शासन चल रहा था। जो भटिंडा का किला था, पृथ्वीराज चौहान उस पर अपना अधिकार समझता था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने इसी भटिंडा के किले को जीत लिया। इसी भटिंडा के किले को लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध की स्थिति बनी, जो किसके रूप में सामने आई? तराइन के प्रथम युद्ध के रूप में सामने आई। तराइन कहाँ है? हरियाणा के करनाल जिले में एक तरावल नामक स्थान है, जहां तराइन का युद्ध हुआ था। यह युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और जो मोहम्मद गौरी था वह पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी क्या, यह दूसरी पराजय थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी वापस जाता है और 1 वर्ष तक अपनी तैयारी करता है। इस बीच मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान जो था वह संयोगिता से प्रेम प्रसंग कर लेता है। संयोगिता कौन थी? इस समय उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है, कन्नौज में एक गढ़वाल वंश का शासन था। उस समय गढ़वाल जो शासक था जयचंद था। जयचंद की बेटी थी संयोगिता, इसी से प्रेम करता था कौन? पृथ्वीराज चौहान। जयचंद पृथ्वीराज चौहान से नफरत करता था। जयचंद ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था कन्नौज में, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि संयोगिता का अपहरण कर लिया और आगे चलकर विवाह भी कर लिया। मैंने आपको बताया आगे चलकर तराइन का मोहम्मद गौरी पुनः वापस आता है और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और इसकी हत्या कर दी, ये इतिहासकार कहते हैं। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंद्रबरदाई, जिनकी किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो, उस किताब में पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की, बल्कि उसको अंधा करवा दिया। अंधा करवाकर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया। एक दिन गजनी में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्दभेदी बाण से का ज्ञाता है, इसीलिए मोहम्मद गौरी के कहने पर ही, चंद्रबरदाई के कहने पर ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के बंधन को छोड़ा और पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को ये बात कहता है कि 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। और यही कहता है पृथ्वीराज चौहान अपना तीर चलाता है और मोहम्मद गौरी को ये तीर लगता है और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ये जो सारी घटनाएं हैं ये केवल और केवल मन गढ़ंत है, जो किसने गढ़ी थी? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में गढ़ी थी। वास्तविकता यह है कि मोहम्मद गौरी जो है 1 वर्ष पश्चात अर्थात 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। आगे चलकर 1194 ईस्वी में वह कन्नौज पर आक्रमण करता है, जिसे कहा जाता है चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? जयचंद पराजित हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। 1194 ईस्वी में ही
चंदावर के युद्ध की विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपकर कहां चला गया? गजनी चला गया। 1194 में ही मोहम्मद अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 कार्य कराए। एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली में, यह दिल्ली में स्थित है, और दूसरा निर्माण कराया 28 दिन का झोपड़ा, यह कहाँ है? अजमेर में। मैंने आपको बताया कि जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में हिंदू और जैन मंदिर को तुड़वा कर बनवाया था, जबकि 28 दिन का झोपड़ा जो था वो विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कहा जाता है विसल देव के द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनवाया गया था। मैंने आपको बताया कि आगे चलकर 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, लेकिन इसे पूर्ण न करा सका। इसको पूर्ण कराने का काम किसने किया? 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। मैंने आपको बताया कि आगे चलकर मोहम्मद गौरी पुनः 1205 ईस्वी में आता है और उसने खोखरों के विरुद्ध युद्ध करता है, खोखरों को पराजित करता है। 1206 ईस्वी में जो खोखर थे, जब मोहम्मद गौरी गजनी वापस जा रहा था तो सिंध नदी के किनारे खोखरों ने क्या किया? मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। इस प्रकार मोहम्मद गौरी क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की जो समाधि है, कब्र है, वो कहाँ है? गजनी में है। अब 1206 ईस्वी में ही लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है? गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। तो अगले सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम डिस्कशन करेंगे गुलाम वंश या मामलुक वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी तो गुलाम वंश या मामलुक वंश पर डिस्कशन होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।